Class, a very, very good evening to all of you. Start करें. Good evening to all of you. बढ़िया. In the last lecture हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है जिसमें फॉर्मूला है जा रही है माइनस आ रही है अपॉन आर इज जा रही है बाय वी माइनस आ रही है बाय यू. इस फॉर्मूले के ऊपर इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया. ठीक है, वी हैव आल्सो सॉल्व्ड अ न्यूमेरिकल ऑन दिस थिंग एंड करंटली आज हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हमें बात करनी है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लेंस मेकर्स फॉर्मूला टुडे. इन द लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमें क्या करना है, हम क्यों लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताना चाहते हैं, बिकॉज हमें एक रिलेशन बताना है. वी वांट अ रिलेशन बिटवीन n f r1 and r2 of a thin lens. n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, f का मतलब फोकल लेंथ होता है और r1 और r2 किसी भी लेंस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होते हैं. जिन लोगों को पता नहीं है कि लेंस कैसा दिखता है, सो उन लोग के लिए बता दूं कि हम लोग एक यहाँ पे इस तरह का लेंस कंसिडर कर रहे हैं. ये आपका एक लेंस हो गया यहाँ पे. दिस इज द लेंस विच वी आर कंसिडरिंग हियर. और इस लेंस के अक्रॉस इस तरह का एक प्रिंसिपल एक्सिस हो सकता है. ठीक है, तो ये जो लेंस आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो, इस लेंस के पास दो R1 और R2 होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं लेंस का जो ये वाला फेस होता है इसको हम लोग A साइड बोल रहे हैं. ये वाला जो फेस होता है इसको हम B साइड बोल रहे हैं. ठीक है, ये वाला जो लेंस का कर्व सरफेस है इसको बनाने के लिए आप कंपास यहां रखोगे. तो इस वाले बंदे का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R1 वो राइट हैंड साइड में देखा जाता है. वही अगर आप ये वाला कर्व सरफेस बनाने की कोशिश करोगे तो आप कंपास यहां रखोगे. तो इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे बनाया जाता है. सो कॉमन सेंस वाली बात है, ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लिया जाएगा, ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लिया जाएगा. ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी जब हम एक सिंगल कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे थे. तभी भी मैंने आपके नॉलेज दी थी कि ये बात पहले सोचिए कि हम लोगों ने ये कर्व बनाने के लिए हम लोगों ने कंपास कहां पे रखा. बराबर, उसको देखते वक्त आप बता सकते हो कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी साइड में जाएगा. ठीक है, यस क्रिश, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो अब हमारे पास लेंस में, आई होप आपको पता है, लेंस दो कर्व सरफेस से मिलके बनता है. बराबर है, तो ये एक कर्व सरफेस, ये एक कर्व सरफेस, ए और बी दो कर्व सरफेस को मिला के आपने लेंस बनाया. इसलिए लेंस में आपके पास दो तरह के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आपको दिखाई देते हैं. n आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, f आपके लेंस का फोकल लेंथ हो गया. क्या इतनी बात सब लोग के दिमाग में समझ में आ रही है कहां पे R1 और कहां पे R2 होना चाहिए? बोलिए, क्लियर है? कैसे बनाएंगे R1 R2? पहले तो आप ये देखेंगे कि लेंस का कर्व बनाने के लिए आपको कंपास कहां रखना पड़ेगा. जिस तरफ आपको कंपास रखना पड़ेगा उसी तरफ आपका
रेडियस ऑफ कर्वेचर जाना चाहिए। ए सरफेस को बनाने के लिए राइट हैंड साइड में कंपास रखा जाएगा, बी सरफेस को बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कंपास रखना पड़ेगा। इसलिए ए साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में जा रहा है, बी साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में जा रहा है। पिछले लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है कि जो भी चीजें राइट हैंड साइड में जाती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और जो भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में जाती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस थिंग वेरी वेरी वेल। नाउ हम लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं? हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं एन एफ R1 और R2 के बीच में। पर हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला निकालना चाहते हैं फॉर अ थिन लेंस, बहुत ही पतला लेंस होना चाहिए। जैसे जो लेंसेज आंखों में लगते हैं, अगर आप आंखों में लगने वाले लेंसेज के बारे में देखेंगे तो वो लेंसेज इतने पतले होते हैं कि अगर वो गिर जाए कहीं पे तो मिलेंगे भी नहीं, पानी के ऊपर गिर जाए कहीं तो मिलेंगे भी नहीं, इतने पतले लेंसेज होते हैं वो जो हम आंखों में लगाते हैं। तो वैसे लेंसेज के ऊपर हमें स्टडी करनी है। वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट थिन लेंसेज। जैसे अभी जो मैंने डायग्राम आपको यहां पे बना के दिखाया है, ये है थिन लेंस, इस तरह का थिन लेंस होता है। परंतु अगर हमें थिन लेंस के बारे में पढ़ाई करनी है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड थिन लेंस, इसके पहले मैं आपको एक थिक लेंस पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं मैं आपको? थिक लेंस। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट थिक लेंस। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर टेक्स्ट बुक में तो बोला गया है कि थिन लेंस के बारे में पढ़ना है, आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो? आपके ज्यादा नॉलेज देने के चक्कर में कंफ्यूज तो नहीं कर दोगे? नहीं, थिक लेंस अगर आपको समझ में आया या थिक लेंस का अगर आपको डायग्राम समझ में आया तो आपको थिन लेंस का डायग्राम समझ में आएगा। ठीक है, मैं अगर डायरेक्टली आपको थिन लेंस का डायग्राम समझाने जाऊंगा जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं गारंटी देता हूं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मेरे साथ रहिए, मैं आपको 10 मिनट के अंदर एक थिक लेंस के बारे में थोड़ा उसका डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ही आप थिक लेंस के बारे में समझ जाएंगे, आपको थिन लेंस का डायग्राम समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार आपने डायग्राम समझ लिया, सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कृपया यहां पे सब लोग का ध्यान होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले एक थिक लेंस का हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक हम फोकल लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहां पे हम एक थिक लेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर थिक लेंस दिखता कैसे? ऐसे दिखता है थिक लेंस। ये है आपके पास एक थिक लेंस। जरा ध्यान से लेंस को देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, तो आपको शायद फीलिंग आ जाए कि इसको थिक लेंस क्यों बोला जाता है। इसकी मोटाई देखिए जरा, इस लेंस की क्या देखिए, मोटाई देखिए, और पहले वाले लेंस की मोटाई देखिए कितना पतला है। एक्चुअली थिन लेंस तो बहुत पतले होते हैं, मैंने अभी भी बहुत मोटा बना दिया। इतना पतला होता है एक थिन लेंस, बहुत ही पतला होता है एक थिन लेंस। बस दिखाने के लिए मैंने आपको थोड़ा मोटा बना दिया। ये हमारे पास एक थिन लेंस है और यहां पे हमारे पास एक थिक लेंस है। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूं क्लास, हम पहले थिक लेंस के टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद हम लोग थिन लेंस के डायग्राम के ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यहां पे N1 नाम का मीडियम है। ठीक है, यहां पे आप इसको एयर या फिर यहां पे आप एक रेयरर मीडियम कंसीडर कर सकते हैं। लेंस का जो मीडियम है वो N2 है, या आप इसको एक डेंसर मीडियम कंसीडर कर सकते हैं। वापस बाहर की तरफ N1 नाम का मीडियम होगा, यानी कि एयर, जिसको आप
रेयर मीडियम के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मैं एक रे ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट से लेंस के ऊपर हिट कर रहा हूं। यहां पे हमारा ओ नाम का ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे ऑफ लाइट निकल रही है और वो यहां पे हिट कर रही है। ठीक है, मैंने आपको इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर आप एक कर्व्ड सरफेस पे रे ऑफ लाइट हिट करें तो आप वहां पे एक नॉर्मल जरूर बनाएं, और नॉर्मल बनाने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। वो नॉर्मल उस पर्टिकुलर रे के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए। तो ये आपका जो चीज यहां पे मैंने बनाया, ये चीज आपका नॉर्मल है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर एंटर मार रही है। इसका मतलब आपकी रे ऑफ लाइट इस तरफ से बेंड हो जाएगी, अंदर की तरफ आपकी रे ऑफ लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। ध्यान से देखिए आपकी रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है। आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है एयर यानी कि रेयर मीडियम से आपकी डेंसर मीडियम यानी कि लेंस के अंदर आपकी रे ऑफ लाइट प्रवेश कर रही है। सो अगर आपकी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो कॉमन सेंस वाली बात है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और आपकी रे ऑफ लाइट यहां पे हिट करती है। एक और रे ऑफ लाइट के बारे में हम यहां से बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दो रे ऑफ लाइट्स मिलके आपकी फाइनल इमेज बनाती है। तो मैं यहां से और एक रे ऑफ लाइट को कंसीडर करूंगा, ये इस तरह से, और वो सीधा पोल से जाके यहां पे मिलेगी, और मैं इसको एक एरो मार्क के थ्रू शो कर रहा हूं। सो ये हमारी एक इंसिडेंट रे है, ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे है। आप देख सकते हैं दो इंसिडेंट रे जा रही हैं और फाइनल ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे बन रहा है। लेट मी टेक दैट पॉइंट एज I1। इस तरफ का जो फेस है लेंस का उसको मैं ए पकड़ रहा हूं, इस तरफ का जो लेंस का फेस है मैं उसको बी पकड़ रहा हूं। समझते हैं बात को, क्या हुआ। ओ जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है फॉर फेस ए, ये वाला फेस ए इसका ऑब्जेक्ट ओ है। I1 इमेज बन गया फॉर फेस ए। क्यों मैं बार बार ऐसे लिख रहा हूं, वाई आई एम मेंशनिंग फेस ए, क्योंकि रे ऑफ लाइट किससे आके टकराई, रे ऑफ लाइट आके टकराई फेस ए से। तो अगर रे ऑफ लाइट फेस ए से आके टकराई है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फेस ए के लिए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फिर आपका रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ जाके एक इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अमन आराम से लेक्चर सुनिए, आराम से बैठ के, मैंने बहुत बार कहा है जल्दीबाजी में कंफ्यूजन आप खुद अपना बढ़ा के लेते हैं। आराम आराम से मेरी बातें सुने और आगे आगे हम लोग जाएंगे। ठीक है, डोंट बी सो मच क्यूरियस कि वो क्यूरियोसिटी कंफ्यूजन में बदल जाए। आराम आराम से मेरी बातें सुने, ठीक है, धीरे धीरे सब चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, सो ओ नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके फेस ए के पहले आपको रखा गया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ओ नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट फॉर फेस ए है। ठीक है, I1 इस फेस ए से टकरा के वो लाइट बेंड होती है और एक इमेज बनाती है I1 नाम का, इसलिए I1 नाम का इमेज फेस ए के लिए है। I1 नाम की इमेज की एक और खासियत आपने नोटिस करनी है, दिस इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द लेंस। सबसे अच्छी खासियत बात को समझे, ये जो इमेज बना है ये इमेज आपके लेंस के अंदर बना है। क्या आपको ये बात दिखाई दे रही है, ए और बी ये दोनों कर्व्ड सरफेस मिला के लेंस बनता है। तो आपका जो I1 नाम का इमेज बना वो इमेज कहां बना, वो इमेज बना लेंस के अंदर, और वो दो इंसिडेंट रे से जाके मिला है। एक इंसिडेंट रे आप यहां से देख पा रहे हैं, दूसरी इंसिडेंट रे आप डायरेक्टली पोल से पास होने वाली देख पा रहे हैं। दोनों इंसिडेंट रे मिलती हैं और I1 नाम का इमेज क्रिएट करती हैं। इतने तक स्टोरी क्या आपको समझ में आई, बस इतना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग कुछ मत लगाना, जितना मैंने अभी बोला क्या उतना सबको समझ में आया। फेस ए ने क्या किया, बस उतना, बराबर। Everybody has understood this thing?
मैंने 1000 बार कहा है कि आपका जूम का नाम रीनेम करके रखो। आपका नाम होना चाहिए, उसके आगे आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट होने चाहिए। 1000 बार कहा है, करके रखो। बाद में मत बोलना कि सर मैं रेगुलर अटेंड करता था, नहीं करता था, ये अलाना फलाना। कंफ्यूजन क्रिएट आप लोग करते हो, इसलिए पहले क्लियर करके बोल रहा हूं। नाम और उसके आगे आपके नाम का, आपके मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला सवाल जो एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में आ सकता है कि लेंस के अंदर इमेज बनेगा तो इसमें अपना क्या फायदा? इमेज जो है वो लेंस के बाहर बनना चाहिए ना। अगर आपने आंखों पे लेंस पहन के रखा है, समझो, ऐसा समझो कि आपने आंखों पे लेंस पहन के रखा है और इमेज जो है वो आपकी आंखों के ऊपर बनने की बजाय लेंस के अंदर बन रहा है, इसमें आपका क्या फायदा हो? बराबर है ना। इमेज तो लेंस के बाहर बनना चाहिए, मतलब लाइट लेंस से टकरा के बाहर आनी चाहिए। अभी तक से तो हमने सिर्फ ये देखा कि आपका जो इमेज बन रहा है वो लेंस के अंदर बन रहा है। अभी तो 50% कहानियां बाकी है। अभी तो सिर्फ 50% कहानियां हुई है और 50% कहानी अभी बाकी है। ठीक है, अब समझते ये हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो मेरी बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझना। द I1 image which is image for face A will now act as an object for face B। ये है इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जरा अच्छे से पढ़ो मैंने क्या लिखा। द I1 image which is image for face A, image for face A, image for face A will now act as an object for face B। यानी कि ये I1 नाम का बंदा जो आपको अभी यहां पे बीच पे दिखाई दे रहा है, ये I1 नाम का बंदा इस B नाम के फेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और अब ये I1 नाम का बंदा अपने से वापस रे ऑफ लाइट्स एमिट करेगा और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करने की कोशिश करेगा। जितने जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे, चैप्टर के अंत में हम माइक्रोस्कोप नाम की चीज पढ़ने वाले हैं। माइक्रोस्कोप में भी यही होता है। एक चीज कोई इमेज प्रोड्यूस करती है, उसी इमेज को दूसरा वाला बंदा एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करके आगे की कहानी बढ़ाता है। अब आपको यह चीज सुन के कहीं शॉक नहीं होना चाहिए। जब हमने ऑप्टिक्स का सबसे पहला वाला टॉपिक पढ़ा और जब मैंने आपको यह कहा कि अगर आप किसी सलून में बैठे हैं और सलून में आपके आगे और पीछे दोनों तरफ मिरर्स लगे हुए हैं, तभी भी तो यही बात लागू हो रही थी। अगर इस मिरर ने आपका कोई इमेज बनाया तो दूसरा वाला मिरर क्या करता है, उस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करके वापस उसकी एक नई इमेज बनाता है। ये कोई आपके लिए शॉकिंग फैक्ट नहीं होना चाहिए कि एक किसी बंदे का इमेज दूसरे बंदे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। पर यहां पे आपके लिए क्या बात समझना जरूरी है कि इमेज लेंस के पहले वाले फेस ने जो बनाया, वो इमेज लेंस के दूसरे वाले फेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या यह बात सब लोग के दिमाग में उतर रही है? बोलिए हां या ना। क्लियर? पहले वाले बंदे ने जो इमेज बनाया दूसरे वाले फेस के लिए, वही इमेज एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। तैयार है? आगे बढ़े? पक्का? अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहां से मैंने निकाली एक रे ऑफ लाइट जिसने यहां पे हिट किया इस तरह से, बराबर। यस यस, इमेज से भी रे निकलेगी ना, इमेज से भी रे निकलती हैं, ठीक है। ये मैंने एक रे ऑफ लाइट निकाली यहां से इस तरह से। किससे निकल रही है रे ऑफ लाइट? इस इमेज से, पर भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत, ठीक है। मतलब I1 acts as an image for surface ऑब्जेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट अमन पठान, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। अब ये रे ऑफ लाइट ने यहां पे हिट किया, पर इसके पहले मैं एक चीज लिखना चाहता हूं। I1 बराबर क्या है? I1 बराबर है ऑब्जेक्ट फॉर फेस बी। यहां पे पढ़िए, I1 इमेज ऑफ फेस ए है, पर वही चीज ऑब्जेक्ट एज फेस बी की तरह काम कर रही है। आई होप ये बातें आपके दिमाग में फिट बैठ रही हैं। अब I1 से मैं दो तरह की किरणें बाहर निकालूंगा, पर उसके पहले मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं I1 के लिए। फटाफट हम लोग बी फेस के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये मैंने बना लिया एक नॉर्मल इस तरह से, थोड़ा और अच्छा दिख जाए नॉर्मल। हाँ, ये बढ़िया है नॉर्मल हमारा, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब हम रेड वाली इस रे के बारे में बात करेंगे। ये जो रेड वाली रे है, इसको जरा ध्यान से समझें। ये रेड वाली रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है, लेंस के अंदर से लेंस के बाहर जाने की कोशिश कर रही है। क्या आप जानते हैं अगर एक रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है कि अवे द नॉर्मल होती है? क्या जानते हैं आप? टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे द नॉर्मल? अवे द नॉर्मल। तो ये इस तरह से हम इसको बेंड करवा देंगे इस रे ऑफ लाइट को, बराबर है। तो चलिए मैं इसको बेंड करवा देता हूं और ये नॉर्मल से दूर भागते हुए यहां पे आके टकराएगी। और एक रे ऑफ लाइट ले आते हैं यहां से इस तरह से। सो ये दो रे ऑफ लाइट्स आ गई, दोनों यहां मिल गई, और ये है आपका आई। जो आई आप अभी देख रहे हैं, आई, इट इज द इमेज फॉर face B, and this is our final image। ये कहानी होती है एक लेंस के थ्रू इमेज बनाने की। ये है आपका नॉर्मल आई, यानी कि आपका फाइनल इमेज जो अब बन चुका है। इस पूरी कहानी में क्लास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो ये है कि लेंस के अंदर भी एक इमेज बनता है। इसलिए जब भी आप इस लेंस को पढ़ें तो लेंस में आप याद रखें कि हम दो तरह के फेसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि पहला कर्व्ड सरफेस और दूसरा कर्व्ड सरफेस। पहला कर्व्ड सरफेस के साथ जब लाइट टकराती है तो वो एक इमेज फॉर्म करती है जो लेंस के अंदर ही बनता है। आ रही है बात समझ में? और फिर वो ही इमेज दूसरे पार्ट ऑफ द कर्व्ड सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, फिर जाके आपको फाइनल इमेज बनती है। मतलब एक लेंस में एक्चुअल में दो इमेजेस बनती हैं, पर आपको सिर्फ ये फाइनल इमेज दिखाई देती है आपकी आंखों के ऊपर। इज इट क्लियर? डन? यस अमन, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलिए कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? डन? पक्का क्लियर है? एनी डाउट्स? कोई मुझे डाउट पूछना चाहता है? क्या यूज नहीं करते आज तक? आपके हाथ में है क्या इमेज कहां बनती है कहां नहीं बनती है? कि वो लेंस में ऐसा होता है, हम ये पढ़ रहे हैं, बराबर। आप अपनी आंखों पे थिक लेंस लगाएंगे, सेंटर अलग अलग ही है ना क्रिश? कौन बोला सेंटर एक है? यहाँ पे है ना सेंटर C2, दो अलग अलग सेंटर्स है ना?
नॉर्मल जहां इंटरसेक्ट करता है वो सेंटर होता है। अभी हम थिन लेंस पढ़ेंगे, अभी हमने थिन लेंस पढ़ा नहीं है। पहले थिक लेंस के बारे में जरा बातचीत करें, कैसे सेम होगा। शिवम पांडे, यस विवेक चौहान। विवेक चौहान का सवाल बहुत बढ़िया है। क्या थिन लेंस के अंदर भी इमेज अंदर ही बनता है? सारे लेंस के अंदर इमेज अंदर बनता है, एक इमेज अंदर बनता है, फाइनल इमेज बाहर बनता है। यस, कोई भी इमेज हो सचिन, कैसा भी इमेज हो, कुछ भी हो, एक इमेज अंदर बनेगा, फिर फाइनल इमेज बाहर बनेगा। नहीं बनाएंगे सूरज, डायग्राम में हमारा इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का कोई काम ही नहीं है। वो भी वैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका इंसिडेंट एंगल होगा, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, यहाँ पे आपका इंसिडेंट एंगल होगा, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टेड। पर वो बना के मैं डायग्राम को खिचपिच नहीं करना चाहता, वो हमारा एम ही नहीं है। रे ऑफ लाइट्स कैसी निकली और कैसी आगे बढ़ी, बस उस चीज को हमें समझना है, कोई फर्क नहीं है। थिन लेंस आर इजी टू यूज। क्रिश शांति, आराम से डायग्राम समझोगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला बनाओगे ना। बिना डायग्राम समझे लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहां से बनाओगे? अब आपके दिमाग में दो तीन सवाल आने चाहिए। पहला सवाल तो ये है कि हमने थिक लेंस तो पढ़ा, अब थिक लेंस हमने क्यों पढ़ा, हमने थिक लेंस का डायग्राम क्यों पढ़ा? हमने थिक लेंस का डायग्राम इसलिए पढ़ा ताकि हमें थिन लेंस का डायग्राम समझ में आए। जैसे बहुत लोग का सवाल है कि क्या थिक लेंस और थिन लेंस एक जैसा बिहेव करते हैं? बिल्कुल एक जैसा बिहेव करते हैं। अब हम यही चीज हम समझेंगे जब हम देखेंगे एक डायग्राम। इंसिडेंट रे, अनुराग सिंह, आईआर का फॉर्मूला इंसिडेंट रे होता है बेटा। चलिए शुरू करें। ऊपर आपके सामने एक थिक लेंस का डायग्राम है, नीचे आपके पास एक थिन लेंस का डायग्राम है। ठीक है, कृपया करके बात को अच्छी तरह से समझें। ये थिन लेंस का टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, ये थिक लेंस का डायग्राम। जैसे कि मैंने कहा, थिन लेंस और थिक लेंस परफॉर्मेंस वाइज एकदम सेम होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बट ऑब्वियसली आपके इसके हिसाब से आप लेंस का चुनाव करेंगे। आंखों पे लगाना होगा तो आप एक थिन लेंस का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, पर अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक थिक लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन आपका माइक्रोस्कोप आप कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जगह जगह पे कैसे कैसे इस्तेमाल है उसके हिसाब से हम लेंस का इस्तेमाल करेंगे। बट फिलहाल मैं आपसे सिर्फ इतना ध्यान देना चाहता हूं कि अभी जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो आप व्हाइट कलर की इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज एक थिन लेंस का इमेज है। ठीक है, जो आप अभी देख रहे हो। एंड इसके ऊपर जो भी आप डायग्राम देख रहे हो, वो डायग्राम किसके लिए है? वो डायग्राम है एक थिक लेंस के लिए। ठीक है, इन दोनों डायग्राम्स को हमें डीपली स्टडी करना है। वैसे स्टडी क्या करना है, आपको आराम से इन दोनों डायग्राम्स का मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी हियर। ठीक है, सबसे पहले ये ओ नाम का ऑब्जेक्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यही ओ नाम का ऑब्जेक्ट आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है क्लास, ओ नाम के ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकलती है और सरफेस ए पे हिट करती है। यहां से भी आपकी रे ऑफ लाइट निकलती है, सरफेस ए पे हिट करती है। उसके बाद
उसके बाद टेक्स्ट बुक ने क्या डिफरेंट मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कृपया करके उस चीज को समझे। ए पे हिट करने के बाद एक इमेज बनना चाहिए इनसाइड द लेंस, ठीक है, कहां बनना चाहिए, इनसाइड द लेंस। परंतु टेक्स्ट बुक ने थिन लेंस होने की वजह से और यहां पे अंदर जगह ना होने की वजह से वो इमेज बाहर बना के दिखाया है, यहां पे I1 बना के दिखाया है, पर I1 यहां पे नहीं बनता, I1 लेंस के बाहर नहीं बनता, I1 लेंस के अंदर बनता है। इस बात का सबूत कि I1 लेंस के अंदर बनता है और टेक्स्ट बुक जानता है कि I1 लेंस के अंदर है, इसलिए टेक्स्ट बुक ने इसको डॉटेड लाइन से बनाया है ताकि आपको पता चले कि ये चीज की असली पोजीशन यहां पे नहीं है, ये चीज की असली पोजीशन लेंस के अंदर है। ये इतना बड़ा झोल इस डायग्राम में है। अगर मैं आपको थिक लेंस का डायग्राम नहीं बताता तो क्या आप मुझे इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार रहते कि ये इमेज यहां नहीं बनी है, ये इमेज लेंस के अंदर बनी है? मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरे बात पे यकीन करते। मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरी बात पे यकीन करते कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस इमेज इज बीइंग मेड इनसाइड द लेंस। आप तो बोलते कि सर टेक्स्ट बुक ने बाहर बनाया, बाहर ही बनता होगा। पर अब आपको यकीन आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि व्हाई वी हैव स्टडीड द थिक लेंस, सो दैट जब आप टेक्स्ट बुक का ये डायग्राम देखो तो आपका दिमाग सतर्क रहे और आपका दिमाग आपसे खुद कहे कि भाई ये I1 इधर दिख रहा है पर एक्चुअल में दिस I1 इज इनसाइड द लेंस। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? कितने लोग को ये समझ में आया कि मैंने थिक लेंस का डायग्राम क्यों पढ़ाया? दोनों के डायग्राम में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है दोनों के डायग्राम में। क्या दोनों के बिहेवियर में कोई फर्क है? कोई बिहेवियर में फर्क नहीं है। जैसे थिक लेंस यूज होता है वैसे ही थिन लेंस भी काम करता है। बस दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए टेक्स्ट बुक ने I1 को बाहर बनाया। क्या आपको यह बात समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर क्लास, राइट? कैन वी मूव फॉरवर्ड? अब तो आपके दिमाग में ये I1 की पोजीशन छप गई, कहां पे है? बराबर, I1 की पोजीशन छप गई आपके दिमाग में, ठीक है। उसके बाद सरफेस बी के लिए ये आपका फाइनल इमेज है आई। देखिए आई यहां पे बन रहा है और आई तो बाहर ही बनता है, तो आई तो बिल्कुल सही बनाया है टेक्स्ट बुक ने, पर इसकी पोजीशन यहां नहीं है, इसकी पोजीशन लेंस के अंदर है। क्या सब लोग को टेक्स्ट बुक में फाइनल आई दिखाई दिया? क्लियर है? क्या टेक्स्ट बुक में सब लोगों को पता चला कि एक गड़बड़, क्या गड़बड़ भी नहीं है, वो एक्चुअली टेक्स्ट बुक ने सही बनाया है, बट बच्चे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम समझाया। इज इट क्लियर? अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। इन एग्जाम यू विल ड्रॉ द टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम। इफ यू वांट प्लीज मेंशन वेयर इज I1 बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। आस्था आई बाहर ही है, आप देखो ना यहां पे आई आपका फाइनली बाहर ही बन रहा है ना। आई तो फाइनल इमेज तो लेंस के बाहर ही बनेगा ना। सिर्फ I1 जो है वो लेंस के अंदर बनना चाहिए, पर टेक्स्ट बुक ने उसको लेंस के बाहर दिखाया है। वही तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं। क्लियर? अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? आपको पता चल रहा है टेक्स्ट बुक को देख के क्या डरना नहीं है, क्या समझना नहीं है? सब लोग के दिमाग, वापस पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू अगेन। मैं जानता हूं कि बच्चे लोग को इस टॉपिक में यही डाउट आता है, इसलिए आपको थिक लेंस पहले पढ़ाया। अब कोई डाउट आने का सवाल ही नहीं उठता। यस सचिन, इनसाइड दिखाया तो भी चलेगा, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि ऐसा कभी कभी होता है कि स्कूल वाले एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक का डायग्राम देख के ही मार्क्स देते हैं। अगर ऐसे आपके स्कूल वाले हैं तो कृपया करके टेक्स्ट बुक का डायग्राम बनाएं। अब मैं डेरिवेशन चालू कर सकता हूं। कैन आई स्टार्ट द डेरिवेशन राइट नाउ?
ठीक है, अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, और अब मैं इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, शिवम का डाउट ये है कि शिवम पूछ रहे हैं कि सर टेक्स्ट बुक में C1 और C2 बाहर की तरफ क्यों बनाया गया है। देखिए शिवम, कैसा होता है, जब भी आपका कर्व छोटा होते जाता है, जब भी आपका कर्व छोटा होते जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कंपास कहां पे रख के बना रहे हो। यू आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड C1 C2 कहां है, आप खाली इस बात में इंटरेस्टेड हो कि I1 I2 का I1 और फाइनल इमेज और इनिशियल इमेज कहां है। वो इट डिपेंड्स आप कंपास कहां रख के कैसा आप सर्कल बनाना चाहते हो या कितना बड़ा बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से आपके C1 और C2 की पोजीशन वेरी होती रहती है। ठीक है, डन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट अमन। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, क्यों नॉर्मल बनाने में क्या प्रॉब्लम है आपको। ये जो C1 है, ये जो C1 है, इसके हिसाब से नॉर्मल नहीं बना सकते आप। ये लीजिए, नॉर्मल बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है नॉर्मल बनाने में। आप ये पॉइंट लीजिए और इसको C के साथ ज्वाइन कर दीजिए, ऐसा कहीं नॉर्मल आपका बन जाएगा ना इजीली। ए पॉइंट से पास होते हुए दिखा सकते हैं आप नॉर्मल। और आप देख सकते हैं ये रे ऑफ लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, पर वो नीचे की तरफ बेंड होके ये डॉटेड लाइन में चली गई। पर आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, ये डायग्राम असली वाला नहीं है। तो आपके दिमाग में प्लीज ये डायग्राम से रिलेटेड कुछ मत लेके आइए। आपके दिमाग में जो चीज चलनी चाहिए वो ये चलनी चाहिए। बैकग्राउंड में दिमाग में ये चलाओ। मैंने इसमें आपको क्या दिखाया, नॉर्मल कैसे बनता है, क्या मैंने आपको दिखाया रे कहां बेंड हो रही है, बेंड होने के बाद कहां से कहां जा रही है। असली डायग्राम ये है। अब हम शुरू कर रहे हैं डेरिवेशन के साथ। कृपया करके मेरी बात अच्छी तरह से समझे, कृपया करके अच्छी तरह से समझे। अगर आपने अभी अच्छी तरह से मेरी बात नहीं समझी तो लफड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। नहीं बेटा, C1 C2 पहले बनता है, उसके बाद नॉर्मल बनता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कल का फॉर्मूला लेंस के दोनों स्फेरिकल सरफेस पे लगाएंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। लेंस के पास दो स्फेरिकल सरफेस है, ए वाला और बी वाला, राइट। कल जो आपने फॉर्मूला सीखा वो फॉर्मूला किसके लिए सीखा, एक स्फेरिकल सरफेस पे वो फॉर्मूला लगाया जा सकता है। लेंस के पास कितने स्फेरिकल सरफेस है, दो। दो स्फेरिकल सरफेस को मिला के एक लेंस बनता है। तो हमें वो फॉर्मूला कितनी बार लगाना पड़ेगा क्लास, हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दो बार। एक बार हम वो फॉर्मूला लगाएंगे ए वाले फेस पे, फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग बी वाले फेस पे। तैयार, सब लोग तैयार है, मुद्दा सबको समझ में आया, क्या बोला मैंने। डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड हम वो फॉर्मूला दो बार क्यों लगाएंगे, सबको समझ में आया, तैयार हैं सब लोग, ऑल ऑफ यू आर रेडी, कैन आई स्टार्ट। बराबर, चलो ध्यान से मेरी बात सुनना, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से मेरी बात सुनना। नॉट इवन अ 1% कंफ्यूजन शुड बी देयर इन योर माइंड। फॉर फेस ए, जा, आ, आर, जा, आ, वी, यू। याद आया कुछ फॉर्मूला, ठीक है, तैयार रखते हैं। फेस ए को बिल्कुल ध्यान से देखो, फेस ए को बिल्कुल ध्यान से देखो, बात को समझो। लाइट N1 में थी, फिर फेस ए के लिए लाइट N2 में गई, बराबर। फेस ए के लिए सोचो, सिर्फ फेस ए के लिए सोचो। ऊपर वाला डायग्राम अपने दिमाग में लाओ, ऊपर वाले डायग्राम अपने दिमाग में लाओ। मैं वो डायग्राम तुम्हें इसलिए नहीं दिखा के पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं इस डायग्राम को देख के तुम अपनी थिंकिंग बिल्डअप करो, क्योंकि एग्जाम में तुम यही डायग्राम बना के अपनी थिंकिंग बिल्डअप करना चाहोगे। वो तो डायग्राम तुम एग्जाम में बनाओगे नहीं अगर तुम्हारे स्कूल ने अलाउ नहीं किया तो। एक्चुअली वो सही डायग्राम है, पर तुम थिक लेंस के लिए, थिन लेंस के लिए पढ़ रहे हो। तो इसलिए तुम्हें पता है ना कि ए से लाइट टकरा के बाहर नहीं जाती है। क्या ए से लाइट टकरा के बाहर जाती है,
क्या यहां पे जाती है? यहां N1 नाम का मीडियम है, क्या लाइट N1 से आके N1 में जाती है? नहीं, लाइट N1 में से आके N2 में जाती है। ये बात सब लोग को पता है ना? फॉर फेस ए द लाइट is going into N2 medium and it is coming from N1 medium. कितने लोगों को ये मेरी बात सही लगती है? बराबर बराबर। यस, ए वाले फेस के लिए लाइट N1 में से आती है और N2 में जाती है। ए वाले फेस के लिए लाइट N1 में से आती है, N2 में से जाती है, N2 में जाती है। क्या आपको ये इनिशियल डायग्राम देख के समझाऊं? देखो, फेस ए के लिए देखो, क्या लाइट N1 में से आ रही है? हाँ। और लाइट किस में जा रही है? लाइट N2 में जा रही है। क्लियर? सब लोग को ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात पता है? फेस ए के लिए R1 इज पॉजिटिव एंड फेस बी के लिए R2 इज नेगेटिव। बराबर, ये भी नॉलेज मैंने आपको दी थी। तो जब आप फेस ए के लिए लिखेंगे तो नीचे आप R1 लिखेंगे, फेस ए के लिए R1 होगा, इक्वल टू। अब मेरी अगली बात ध्यान से समझना, लाइट जा रही है N2 में, लाइट आ रही है N1 से, डिवाइड एंड डिवाइड। क्या कोई बता सकता है ये V क्या होता है? व्हाट डज V मींस? व्हाट डज V मींस? V का मतलब क्या होता है? कम ऑन एवरीवन, व्हाट डज V मींस? इमेज डिस्टेंस। अच्छा, मुझे मुझे ये वाला डायग्राम देख के बताना है आपने कि फेस ए के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है। चलो, ये वाला डायग्राम देख के आप लोग मुझे बताओगे फेस ए के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है। कम ऑन, फेस ए के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है? करेक्ट आंसर इज V1। फेस ए के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? U, and I hope you understand it's -U। आपका फॉर्मूला तैयार। भूले तो नहीं ना जो नॉलेज दिया? I1 क्या है? I1 क्या है? I1 है इमेज फॉर फेस ए स्लैश इट इज ऑब्जेक्ट फॉर फेस बी। आई होप ये नॉलेज आपको आ गई होगी। अब मैं दूसरा वाला फेस पे फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, फॉर फेस बी। चलिए शुरू करते हैं। फेस बी के लिए आपको मुझे बताना है लाइट कहां से आ रही है, कहां पे जा रही है। बोलो, फेस बी के लिए लाइट कहां से आ रही है, कहां पे जा रही है? कम ऑन एवरीबॉडी। फेस बी के लिए लाइट कहां से कहां जा रही है? बोलिए। क्या लाइट N2 से N1 में जा रही है? कितने लोग इस बात के समर्थन में हैं कि लाइट N2 से N1 में जा रही है फेस बी के लिए? मैंने वापस कहा, ये डायग्राम आपको कुछ नॉलेज नहीं देगा। ये है असली। देखो, फेस बी के लिए लाइट N2 में से N1 में जा रही है। आप ये बात एक्सपेक्ट करते हैं? तो मुझे ये फॉर्मूला कैसे लिखना चाहिए? जा रही है किसमें? N1 में जा रही है, माइनस आ रही है कहां से? N2 से आ रही है, माइनस ऑफ R2। क्योंकि फेस बी के लिए मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा -R2 और इस तरफ आना पड़ेगा फेस ए के लिए +R1, इसलिए मैंने यहाँ पे +R1 लिखा है, यहाँ पे -R2 लिखा है। इक्वल टू, जा रही है N1 में, आ रही है N2 से, डिवाइड एंड डिवाइड। अब मुझे आप बताएंगे कि फेस बी के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है? फेस बी के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है? फेस बी का इमेज कौन है वैसे? फेस बी का इमेज कौन है? ये है फेस बी का इमेज। उसका डिस्टेंस कितना है? V। देखा? अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी फेस बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है?
फेस बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? फेस बी के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? फेस बी के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? फेस बी के लिए ऑब्जेक्ट ये है, और उसका डिस्टेंस कितना है? v1। पर मैं लिखूंगा -v1। मैं -v1 क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा, वो इमेज फेस बी के लेफ्ट हैंड साइड में आता है। देखना है ओरिजिनल डायग्राम में, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आता है। अगर मैं यहां पे आपको बता के दिखाना चाहूं तो दिस डिस्टेंस कैन बी टेकन एज v1 एंड दिस डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी टेकन एज v1। पर यहां पे v1 पॉजिटिव है फॉर उसका इमेज, पर b वाले के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, इसलिए यहां पे -v1 आना चाहिए। और ये है आपका फाइनल v। ये लगा आपका फॉर्मूला। देख लीजिए आराम से, टेक योर टाइम, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसलिए कल से चिल्ला रहा था कि वो जो आप फॉर्मूला याद कर रहे हो, वो फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता, जा रही है आ रही है वाला, तो ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए कल से चल रहा था जा रही है आ रही है वाली चीज अच्छी तरह से देख लो। चलो अब हम क्या करेंगे, भूल जाओ वो वाला डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाले डायग्राम से बात करेंगे। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको पसंद आया ना? इस वाले डायग्राम से बात करें। ठीक है, तैयार? अब देखो इस वाले डायग्राम से कितने अच्छी तरह से आप लिखोगे फॉर फेस ए। ठीक है, फेस ए को सब लोग देखेंगे। फेस ए, सिर्फ फेस ए को देखें। रेड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में सबकी नजर होनी चाहिए। लाइट N1 में से आ रही है, N2 में जा रही है। सो लाइट N2 में जा रही है, N1 में से आ रही है। फेस ए के लिए R1 होगा। N2 में से N2 में जा रही है, आ रही है। फेस ए के लिए ये इमेज है, इमेज डिस्टेंस v1 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक u होगा। पहला इक्वेशन खत्म। फॉर फेस बी चेक करते हैं। बी वाला फेस सबका आंखों का नजरिया रेड लाइन के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है फेस बी के लिए, ये ऑब्जेक्ट है फेस बी के लिए, बराबर। दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर फेस बी। ठीक है, एंड दिस इज द इमेज फॉर फेस बी। लाइट N2 में से N1 में जा रही है, लाइट N2 में से N1 में जा रही है फ्रॉम N1, आ रही है फ्रॉम N2। यू विल टेक इट एज -R2 बिकॉज इस वाले बंदे का लेफ्ट हैंड साइड में होता है। यहां पे N1 -N2। अब इमेज डिस्टेंस कितना है? इमेज डिस्टेंस v है, पर ये वाला बंदा इट इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, इट विल बी -v1। खत्म। उड़ गई हवाइयां, उड़ गई। सेंटर में इमेज फॉर्म हो रहा है। यही इमेज इस वाले फेस का इमेज है, पर इस वाले फेस का ऑब्जेक्ट है। इसलिए मैंने अगर उसको डिस्टेंस यहां से यहां तक v1 दिया है, तो यहां से यहां तक वही डिस्टेंस -v1 के तौर पे दिखाई देगा। पर यहां +v1 क्यों है? क्योंकि फॉर ए सरफेस इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, फॉर द बी सरफेस इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो मैंने यहां से यहां तक अगर उसको v1 दिया है, तो यहां से यहां तक उसको -v1 दिया है। खत्म कहानी। अगर आप इस वाले डायग्राम से समझना चाहते हैं तो इस वाले डायग्राम से समझे, नहीं तो आप अगर इस वाले डायग्राम से समझना चाहते हैं तो इस वाले डायग्राम से समझे। मैं तो सजेस्ट करूंगा ये वाले डायग्राम से ही समझे, क्योंकि एग्जाम में आप यही डायग्राम बना के काम करने वाले हैं। तैयार? चलो सबसे पहले काम करो, ये वाला इमेज बनाओ अपने नोटबुक में। चलो ड्रॉ दिस।
चलो चलो चलो, है पेन पेंसिल है पेन पेंसिल सब कुछ है, नोटबुक वोटबुक लेके बैठते हो लेक्चर में, चालू करो। चलो ये वाला डायग्राम बनाओ, चलो फटाफट। डायरेक्टली छापना नहीं है, दिमाग लगाना है खुद का। जब तक तुम खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तब तक रट्टा मारोगे, काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। नो इट्स नॉट नेसेसरी क्रिश, बट मैंने बनाया ताकि दोनों तरफ से V1 नाम के डिस्टेंस सेम दिखाई दे। दोनों तरफ से V1 नाम के डिस्टेंस सेम दिखाई दे। मैं बनाऊं क्या तुम्हारे साथ साथ बनाऊं? यू वांट मी टू मेक आप लोग के साथ साथ बनाऊं साथ साथ में, है ना? जिन लोग को इश्यूज है, टेंशन नहीं लेने का, ऐसा नहीं समझने का कि यार क्या से क्या हो गई जिंदगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। बस आप उसको किस तरह से देख रहे हैं वो खाली आपको समझना है बस। बनाओ, जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना थिक लेंस है ना, दिस इज अवर थिक लेंस। उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दैट? चलो लेट्स मेक अ इंसिडेंट रे। बनाया आपने इंसिडेंट रे, अच्छे से एरो मार्क करो। डोंट डोंट ट्राई टू मेक अ नॉर्मल, ठीक है? डोंट ट्राई टू मेक अ नॉर्मल। फिर इस रे को चाहिए तो नीचे की तरफ बेंड कर दो इस तरह से, ठीक है? सो ये आपकी बन गई रिफ्रैक्टेड रे, और यहां पे आपका इमेज I1, ठीक है? इफ यू वांट यू कैन मेक वन मोर रे फ्रॉम हियर टू हियर लाइक दिस, ठीक है? यहां पे आपका O नाम का ऑब्जेक्ट, एक रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड फाइनली आपका यहाँ पे इमेज बन गया। डन। अब यही इमेज किस तरह काम करेगा? एज ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो फिर अगला रे ऑफ लाइट आप यहां से निकालें, यहां पे हिट करें, बराबर, एक एरो मार्क पास करें इस तरह से, और फिर इसको बेंड करें नीचे की तरफ, यहां कहीं पे ये बेंड हो जाएगा। यहां से आप और एक रे ऑफ लाइट लें, इधर से मिलाएं, और ये बन गया आपका फाइनल इमेज। देखो इतना हो गया सबका। अब मैं तुम्हें डिस्टेंसेस मार्क करना सिखाऊं? इतना हो गया तो बताओ, डिस्टेंसेस मार्क करना सिखाता हूं। ये है फेस ए और इधर है फेस बी, ठीक है? बोलो तैयार? डिस्टेंसेस मार्क करना सिखाऊं? चलो चलो चलो, अब डिस्टेंसेस मार्क करना सिखाता हूं। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है, ये फेस ए है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, बिल्कुल सही, बराबर। एंड इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कहां है वो? कहां है वो आपके ए वाले फेस के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो आना चाहिए -U।
बराबर। चलिए अब हम इमेज मार्क करेंगे। तो ए वाले बंदे का इमेज कौन है, ये वाला इमेज है। तो चलिए यहां से यहां तक एक डिस्टेंस मार्क करिए। क्योंकि इमेज का नाम I1 है तो हम यहां V1 लिखेंगे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है तो प्लस V1 लिखेंगे। बोलो डन। फेस ए की कहानी डन। कितने लोग को फेस ए की कहानी समझ में आई? पक्का? अब आगे बढ़े, फेज बी पे जाएं, फेज बी पे जाएं। हाँ फेज बी पे जा रहे हैं, ठीक है, फेज बी पे जा रहे हैं। चलो ध्यान से देखो, अभी यही बंदा इसके लिए इमेज है, पर ये वाला बंदे के लिए ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम नया डिस्टेंस मार्क करेंगे, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लेंगे -V1। आप कुछ और भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ और भी ले सकते हैं, पर हम लोग यहां पे ऐसा समझ रहे हैं कि अगर यही डिस्टेंस प्लस V1 यहां लिखा गया, क्योंकि ये लेंस के राइट हैंड साइड में है, तो इस लेंस के तो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है, तो -V1 लिख लेते हैं, ताकि एक नया वेरिएबल नहीं आए, वही वेरिएबल से काम हो जाए। और फिर अगर आप फाइनली यहां पे जाएंगे, फाइनल इमेज पे जाएंगे, तो फाइनल इमेज होगा +V। अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सर इस वाले के लिए आप इसको -U क्यों नहीं लिखते? लिखो ना -U, पर वेरिएबल एक्स्ट्रा हो रहा है और गलत फहमियां फैल रही हैं, इसलिए -V1 लिखो, ताकि आपको यह समझ में आए कि ये बंदा इसके लिए तो इमेज है, पर यही बंदा इसके लिए ऑब्जेक्ट है। ये क्लैरिटी आपको यहां से मिल जाएगी। देखो डायग्राम कितना सिंपल है। बोलो डन। डन डनाडन, डन डनाडन। फटाफट चलो, और एक टेक्निक बताता हूं, और एक चीज करो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चलो चलो सब लोग, जिसको समझ में आ रहा है बहुत ही बढ़िया। अब इसी के नीचे लिखते जाओ, इसी के लिए लिखते जाओ। क्या है? आप U क्या हो? आप हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आयुष, बहुत बार इस सवाल का मैंने जवाब दिया है कि जब भी रे कोई रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है, इसलिए रे बेंड हो जाती है, ठीक है। हाँ, -U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फेस ए, ठीक है। I1 फेस ए के लिए इमेज, और हाँ हाँ वैसा ही है, वैसा ही अनुराग, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। हाँ तो ये यू की कहानी हो गई। हाँ ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर, फॉर दो बार हो गया, फेस ए। अच्छा ये क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फेस बी, बराबर। एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर फेस ए। लिखा? चेक करो, कोई डाउट है पूछो। आप फॉर्मूला लिखना चालू कर दूं क्या? अबे भाग गए क्या? हेलो? अच्छा इधर ही है ना सब लोग? मैंने लगा हो गया, भाग गए रहेंगे। सर आ गया समझ में हम लोग को, बाय बाय। क्या कर रहे हो फिर? अमन, कितनी बार बोला? राइट हैंड साइड में कोई चीज होती है तो वो पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज होती है तो वो नेगेटिव होती है। बोला कि नहीं बोला?
बढ़िया, चलो फॉर्मूला लिखने के लिए तैयार। अब सबकी नजर ए वाले बंदे पे होनी चाहिए, सबकी नजर ए वाले बंदे पे होनी चाहिए, ठीक है। अपना असली फॉर्मूला क्या है, जा रही है माइनस आ रही है बाय आर, जा रही है बाय वी, माइनस आ रही है बाय यू। ये अपना सबसे बेसिक फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अभी खेलने वाले हैं। तैयार? चलिए सबका ध्यान यहां पे, ए वाले ऑब्जेक्ट के लिए लाइट कहां जा रही है, लाइट N1 में से N2 में जा रही है। तो मैं पहले ऊपर लिख लेता हूं, N2 माइनस N1 इक्वल टू N2 माइनस N1। फेस ए के लिए इस तरफ R1 होगा तो वो पॉजिटिव R1 होगा, डिवाइडेड बाय फेस ए के लिए V माने कि इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस फॉर ए फेस ए इज प्लस V1। U फेस ए के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस U। काम खत्म, पहला फॉर्मूला तैयार, बराबर। अब दूसरे वाले फेस के लिए हम लिखेंगे, लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट N2 में से N1 में जा रही है। तो जा रही है माइनस आ रही है, जा रही है माइनस आ रही है। इस वाले बंदे के लिए इस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए R2, वो माइनस में होना चाहिए, तो माइनस R2। V दूसरे वाले बंदे के लिए इमेज डिस्टेंस कितना है V। U दूसरे वाले बंदे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस V1। बोलिए क्या आपको बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को नंबर 1 नाम देना है, इस वाले फॉर्मूले को नंबर 2 नाम देना है। और डायरेक्टली कोई ऐसा सॉल्विंग वॉल्विंग नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। डायरेक्टली लिखना है आपको, फ्रॉम 1 एंड 2, डायरेक्टली लिखना है, सॉल्विंग वॉल्विंग नहीं दिखाना है। फाइनल फॉर्मूला होगा n-1 1/r1 1/r2 बराबर 1/v माइनस 1/u। वैसे इसका सॉल्विंग भी है, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके टेक्स्ट बुक में भी सॉल्विंग दिखाया है, आप चेक कर सकते हो, आपका टेक्स्ट बुक भी, आपके टेक्स्ट बुक में भी सॉल्विंग नहीं दिखाया है। मैंने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2, उन दोनों को सॉल्विंग करना पड़ता है, उन दोनों को सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाता है। अब वो क्या सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है वो जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 इन दोनों की मदद से आपके लेंस मेकर का फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। कुछ समझा? वैसे आप घर बैठे बैठे 1 और 2 की मदद से ये वाला इक्वेशन तो निकालने की कोशिश कर ही सकते हो ना। कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस चीज को भूल जाइए, डोंट रिमेंबर दिस थिंग। हम नेक्स्ट लेक्चर में आने के बाद इस चीज के ऊपर बात करेंगे। आई नो बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मैं जानता हूं इसके ऊपर न्यूमेरिकल होना चाहिए, पर मुझे अभी भी इस बात का, क्रिश जस्ट फॉरगेट इट, फिलहाल के लिए भूल जाओ।
मैं पहले ये चाहता हूं कि हम क्या आज इतना दिमाग में फिट करें? इतना करोगे आप? हाँ, वापस एक बार, मैं नहीं चाहता, मैं वापस आपसे एक बात कह रहा हूं, आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूलाज विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। अभी तुमने मुंडी हिलाया, हाँ सर समझ में आया, पर तुम्हें कैसे समझ में आया? ये डायग्राम के भरोसे समझ में आया। ये डायग्राम बनाने वाले हो के एग्जाम में? नहीं, तुम ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाने वाले हो। ये थिक लेंस है बेटा, दिस इज थिक लेंस। आपके सिलेबस में थिक लेंस है कि थिन लेंस है? थिन लेंस है। तो घाई करके मतलब नहीं है, पहले आराम से खुद को ये डायग्राम में पहले बिठाओ, पहले खुद को ये डायग्राम में बिठाओ। अगर नेक्स्ट लेक्चर में आने के बाद तुमने खुद को ये डायग्राम में बिठा लिया, तो फिर हम देखेंगे कि इस वाली इक्वेशन को 1, इस वाली इक्वेशन को 2, इन दोनों की मदद से फाइनल फॉर्मूला कैसे आता है। काम खत्म हो गया। करेंगे? डन? पक्का होमवर्क यही है सूरज, होमवर्क यही है कि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम की मदद से, या आप ये दोनों फॉर्मूला लिख के खुद को मनाएंगे कि मैं ये डायग्राम देख के ये दोनों फॉर्मूला लिख सकता हूं। ये होमवर्क है आपका, करोगे क्या? क्लियर? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क खाली वो है शिफा, वो डायग्राम, थिन लेंस वाले डायग्राम से इक्वेशन लिखना सीखना है। थिन लेंस वाले डायग्राम से इक्वेशन लिखना सीखना है, बस जो मैंने बता दिया है आपको घर पे वो प्रैक्टिस करना है। डन? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।